धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रकार इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और तथ्यों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रहता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्यवाही मंत्रणा की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। आधे घंटे की बहस। यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए होता है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। आधे घंटे की बहस। यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। अल्पकालिक चर्चा। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं। अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। विशेष उल्लेख। विशेष उल्लेख ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है, उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जा सकता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। यह लोकसभा में नियम 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है। 377 के अधीन नोटिस कहा जाता है। और अब थोड़ा सा संकल्प। साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभी की अनुमति के
बिना वापस नहीं किया जा सकता। संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक, यह विधेयक है, समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में प्रस्तुत ये विधेयक है। विधेयकों को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्तीय मामलों विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। ये 4 श्रेणी के विधेयक हैं। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। तो पहला मैंने बताया कि साधारण विधेयक। अब दूसरा विधेयक है धन विधेयक। ये विधेयक वित्तीय विषयों यथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। और धन विधेयक के बाद वित्त विधेयक। यह विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होता है, परंतु धन विधेयकों से भिन्न होते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक। यह विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। साधारण विधेयक। प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। प्रथम पाठन या प्रथम वाचन। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उससे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन या प्रथम वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन या द्वितीय पाठन। इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं जिनके नाम हैं साधारण बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था। साधारण बहस की अवस्था। विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं।
सामान्यतया विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता। इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई कदम उठा सकती है। पहला, इस पर तुरंत चर्चा करा सकता है या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत किया जा सकता है। इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है एवं इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। समिति अवस्था, सामान्यतः विधेयक को सदन में एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तित नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है। अब जो है तृतीय पाठन। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत से पारित कर देता है थोड़ा सा पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर चर्चा एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा फाल्ट होने के उपरांत इसे ये गलत है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। यह दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है या द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है या द्वितीय सदन 6 मास तक कोई कार्यवाही नहीं करता तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। तो आज जो है इतना ही। अब थोड़ा सा इसमें कुछ आर्टिकल अनुच्छेद भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि कंपटीशन में अनुच्छेद भी आते हैं तो इसको भी देखना जरूरी है। और
सीटों की रिक्ति सदस्यों की अयोग्यता समय अनुच्छेद 101 में सीटों की रिक्ति से संबंधित विवरण है। अनुच्छेद 102 में सदस्यता से अयोग्यता ठहराना। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड अथवा जब योग्यता नहीं हो अथवा जब अयोग्य ठहराया गया हो। आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी के बीच पहुंचता रहे। जय हिंद।